नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो है टीबी और ये किस तरीके से फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वैसिलाई बैक्टीरिया से होता है। जब वो बैक्टीरिया किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो उस वजह से उस पर्सन को टीबी का इन्फेक्शन होता है। टीबी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाली बीमारी है। तो जैसे ही हेल्दी पर्सन कोई इन्फेक्टेड टीबी वाले पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो जब टीबी वाला पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन बोलेगा, खांसेगा, छींकेगा, तो उसके थ्रू वो जो बैक्टीरिया है इन्फेक्टेड पर्सन से एयर के थ्रू वो दूसरे पर्सन हेल्दी वाले पर्सन में चला जाएगा, जिस वजह से वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे हेल्दी पर्सन टीबी पर्सन के कांटेक्ट में आके इन्फेक्टेड होंगे। अगर हेल्दी पर्सन बहुत एक तो क्लोजली बात कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन की, तब वो उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। सेकेंडली, अगर हेल्दी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो वो बैक्टीरिया इजीली उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएगा। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में आए दिन टीबी के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते या उनको कईयों को नॉलेज नहीं होती कि किस तरीके से उनको किसी इन्फेक्टेड पर्सन से बच के रहना है। तो उसी वजह से इंडिया का जो टीबी का जो न्यू इंसिडेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। WHO ने एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट सबमिट की थी 2022 में, और उसके अकॉर्डिंग 21.4 लाख जो न्यू केसेस देखने को मिले थे टीबी के इंडिया में, जो 2020 से ज़्यादा थे। अब टीबी जो है वो पल्मोनरी टीबी भी हो सकता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी हो सकता है। पल्मोनरी टीबी मतलब कि टीबी का बैक्टीरिया जो है वो लंग्स यानी कि फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है, वो पल्मोनरी टीबी है। और फेफड़ों को छोड़ के जब टीबी का बैक्टीरिया बॉडी के बाकी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, बाकी पार्ट्स पे जाके उसको डैमेज करने लगता है, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की टाइप्स हैं जैसे कि एब्डोमिनल टीबी, इंटेस्टाइनल टीबी, स्पाइनल टीबी और जेनिटो यूरिनरी टीबी। ये जो जेनिटो यूरिनरी टीबी है ये एक हिडन कॉज माना गया है इनफर्टिलिटी के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टीबी का बैक्टीरिया जेनिटल सिस्टम को अफेक्ट करता है और किस तरीके से इनफर्टिलिटी कॉज करता है। अब टीबी का बैक्टीरिया अगर किसी वुमेन की बॉडी में बहुत लंबे टाइम से है तो ये बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू या लिम्फ नोड्स के थ्रू ट्रैवल करके जेनिटल सिस्टम पर अटैक करेगा। अब ये जो बैक्टीरिया है ये 90% जो है वो डैमेज करता है फैलोपियन ट्यूब्स को, 50 to 80% अफेक्ट और डैमेज करता है ये एंडोमेट्रियम लेयर को, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है जहाँ पे आके बच्चा चिपकता है। और उसके बाद 20% ये डैमेज करता है ओवरी को, 5% डैमेज करता है सर्विक्स को और लेस देन 1% ये डैमेज करता है वेजाइना और बल्बल एरिया को। जो जेनिटल टीबी है इसको डायग्नोज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जो इससे अफेक्टेड वुमेन्स होती हैं मोस्टली उनमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते। और इस टीबी का पता तभी लगता है जब वो इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाती हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तभी वहाँ पे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और उन टेस्ट से फिर पता लगता है कि पर्सन को, ये जो वुमेन है, इसको जेनिटल टीबी है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि टीबी का बैक्टीरिया किस किस तरीके से जेनिटल सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो पहले हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। तो नॉर्मली मैं पहले आपको बता दूं कि 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं और उनका काम होता है स्पर्म और एग को आपस में मिलाने का, मतलब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब्स में। अब क्या होता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ये सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं, सबसे पहले ये म्यूकोसा को डैमेज करना स्टार्ट करता है। उसके बाद सेकेंडली जो सिलियरी स्ट्रक्चर, जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो स्पर्म और एग को आपस में मिलाते हैं, वो सिलियरी स्ट्रक्चर्स को भी ये बैक्टीरिया डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से एग और स्पर्म आपस में नहीं मिल पाता। थर्डली, इस बैक्टीरिया की वजह से ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा ट्यूब है वो डैमेज होने लग जाती है और उस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ ट्यूब्स को हम बोलते हैं एंडोसाल्पिंजाइटिस। फिर जब हम बाद में कोई भी इमेज बेस्ड हम जो भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो इस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से जो ट्यूब है वो बीडेड फॉर्म में नजर आती है, मतलब कि जैसे मनके होते हैं ना, तो जैसे मनकों को हम इकट्ठा करके रखते हैं जोड़ के, तो उसी तरीके से बीडेड ट्यूब हमें देखने को मिलती है इमेज बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस में इस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के दौरान। अब कभी कभार क्या होता है कि वो जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर पानी भरने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है और इनफर्टिलिटी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्यूब में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रही है, बैक्टीरिया ने डैमेज करना स्टार्ट कर दिया है पूरी की पूरी ट्यूब को। अब ट्यूब के साथ ही अटैच होते हैं फिम्ब्रियाई, जिनका काम होता है ओवरी से एग को कैरी करना और फैलोपियन ट्यूब में भेजने का। अब इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में वो फिम्ब्रियाई भी इन्वॉल्व होते हैं।
तो उसके वजह से वो जो फिम्ब्रियाई है वो आपस में फ्यूज़ होने लग जाते हैं, ठीक है? तो जब फिम्ब्रियाई आपस में फ्यूज़ होने लग जाते हैं, तो वो जो फ्लूइड है वो अकमुलेट होने लग जाता है ट्यूब्स के अंदर। क्योंकि ट्यूब्स का जो अंदर की जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंडोथेलियम जो होती है फैलोपियन ट्यूब की, वो सेक्रेटरी नेचर की होती है, ठीक है? तो वो हल्का-हल्का फ्लूइड रिलीज़ करती है जो एक हेल्दी ट्यूब प्रॉपर तरीके से पूरा मेंटेन करती है। लेकिन जब वो ट्यूब पूरी डैमेज हो रही है, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रही है उस सारे एरिया में, ठीक है? और फिम्ब्रियाई भी फ्यूज़ हो गए हैं जिसको हम फिम्ब्रियल एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो वो जो फ्लूइड है वो कहीं पे भी जा नहीं पाएगा, वो उसी ट्यूब में अकमुलेट होता रहेगा और फिर वो ट्यूब को बहुत स्वेल कर देगा, ट्यूब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वाली हो जाएगी जिसको हम रिटॉर्टेड ट्यूब बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम जो होती है वो इंटरनल लाइनिंग होती है यूट्रस की, जहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। इम्प्लांटेशन मीन्स जहाँ पे बच्चा आके चिपकता है और आगे की उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है पूरे 9 मंथ तक। अब जो एक्यूट फेज होता है टीबी का, उसमें एंडोमेट्रियम के सेल्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होना स्टार्ट होती है जिसको हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। और उस एंडोमेट्राइटिस की वजह से कभी कभार जो वुमेन्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। उसके बाद जो अगर क्रॉनिक फेज होता है टीबी का, तो क्रॉनिक फेज ऑफ टीबी में एशरमैन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। मतलब कि क्रॉनिक फेज ऑफ टीबी में वो जो यूट्रस है, वो जो एंडोमेट्रियम है, वहाँ पे फाइब्रोसिस फॉर्म हो सकते हैं, यूट्राइन कैविटी में फाइब्रोसिस फॉर्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एडहेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और उस एडहेशन फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम। अभी जो एशरमैन सिंड्रोम अगर किसी वुमेन को हो गया तो उस वुमेन में वो जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो है एमिनोरिया और हाइपोमिनोरिया। अब ये जो टीबी का बैक्टीरिया है ये थिन एंडोमेट्रियम भी कॉज करता है। अब थिन एंडोमेट्रियम का मतलब है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है वो 8 mm या उससे ज़्यादा होती है, जो नॉर्मली इम्प्लांटेशन के लिए सही रहती है, जिसकी वजह से हेल्दी इम्प्लांटेशन होती है। लेकिन जब एंडोमेट्रियम की थिकनेस 7 mm या उससे भी कम हो जाती है तो उसको हम थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और टीबी का बैक्टीरिया थिन एंडोमेट्रियम कैसे कॉज करता है? ये एंडोमेट्रियम के सेल्स को डैमेज करने लग जाता है, उसको कुरेदने लग जाता है एंडोमेट्रियम को, और उसकी वजह से एंडोमेट्रियम के वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो भी रिड्यूस हो जाता है उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से, उस डैमेजिंग की वजह से, जिस वजह से थिन एंडोमेट्रियम होती है और फिर इम्प्लांटेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो टीबी का बैक्टीरिया है ये ओवरी के फंक्शन को भी स्टॉप कर सकता है, वहाँ पे ट्यूबो ओवेरियन मास फॉर्म कर सकता है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं होगा, या अगर एग रिलीज हुआ भी तो वो पुअर क्वालिटी का होगा, मतलब इतना कैपेसिटी नहीं रखेगा फर्टिलाइजेशन करवाने की। नेक्स्ट है कि जो टीबी का बैक्टीरिया है ये सर्विक्स को भी 5% डैमेज कर सकता है। ये बैक्टीरिया वहाँ पे जाके सर्विक्स की ओवरग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पे फाइब्रोसिस फॉर्म करना लग जाएगा, वहाँ के आसपास एरिया में एडहेशन कॉज कर देगा, जिसकी वजह से सर्विक्स में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और फिर स्पर्म की एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जिस वजह से फिर इनफर्टिलिटी होगी, क्योंकि स्पर्म एंटर करेगा वुमेन की बॉडी में तभी वो एग से मिलेगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो सर्विक्स में हो रही है, इस एडनेक्सल मास की वजह से, जो टीबी की बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पे बन गया है, उसकी वजह से वो स्पर्म आगे नहीं जाएगा और ना ही फिर वो एग से मिलेगा। तो ये तुमने पढ़ लिया कि टीबी का बैक्टीरिया किस तरीके से फीमेल इनफर्टिलिटी कॉज करता है। अब हम थोड़ा सा ये भी जान ले कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो मेल इनफर्टिलिटी का कारण भी देखा गया है। मेल्स का जो टेस्टिकल पार्ट होता है, टीबी का बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, वहाँ के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और उस डैमेजिंग की वजह से जो है वो स्पर्म और सीमन आपस में नहीं मिल पाता, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है मिलना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाने के लिए। साथ में ही जो एपिडिडाइमस ट्यूब होती है टेस्टिकल्स के पास, उस टीबी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से उस ट्यूब में भी फ्लूइड अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से वो ट्यूब जो है वो स्वेल्ड अप हो जाती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिडिडाइमाइटिस। साथ में ही जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है जो स्क्रोटम को सपोर्ट करती है वो भी अफेक्ट होती है टीबी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से, और ये सारी कंडीशन फिर स्पर्म की आगे बढ़ने की प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करती है और फिर इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो जेनेटिक टीबी वाले पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मोस्टली इसके सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट्स में देखने को नहीं मिलते, और इसको डायग्नोस करना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पल्मोनरी टीबी में क्या होता है उसमें तो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे वेट लॉस होता है, खांसी आती है, कफ आता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, फीवर वगैरह होता है। लेकिन जेनेटिक टीबी के केसेस में ऐसे कोई भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि इसमें ऐसा होता है जो बैक्टीरिया होता है बहुत लंबे टाइम से लेटेंट फेज में चल रहा होता है, और वो एक्टिव फॉर्म में तभी आएगा, वो सिम्टम शो तभी करेगा ऐसे खांसी जुकाम फीवर वाले, जब पर्सन की इम्यूनिटी वीक होगी। लेकिन पर्सन की इम्यूनिटी ठीक बनी हुई है तो ये लेटेंट फेज में ही रहता है और ऐसे कोई सिम्टम शो नहीं करता, और इस वजह से फिर इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है। लेकिन जब टीबी का क्रॉनिक फेज चलता है, ठीक है, जब वो टीबी का बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जेनेटिक पार्ट को डैमेज करने लग जाता है, क्रॉनिक फेज चलने लग जाती है, तब जाके कुछ वुमेन्स में इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं।
जिसमें से फर्स्ट सिम्टम है पेल्विक पेन, क्योंकि सर्विक्स एरिया में एडहेशन फॉर्म हो सकता है टीबी बैक्टीरिया की वजह से, वहाँ पे फाइब्रोसिस फॉर्म हो सकते हैं, पेल्विस में एडहेशन हो सकता है जिसकी वजह से पेल्विक पेन देखने को मिलेगी। सेकंड जो सिम्टम देखने को मिलेगा क्रॉनिक टीबी वाली जेनिटल टीबी वाले पेशेंट्स में वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है टीबी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से वो भी डैमेज हो जाती है, वहाँ पे भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, और एंडोमेट्राइटिस मेन कारण है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का। उसके बाद एस्टरमैन सिंड्रोम, क्योंकि यूट्राइन कैविटी भी डैमेज होगी टीबी बैक्टीरिया की वजह से क्रॉनिक स्टेज में आके, तो जब पूरी की पूरी यूट्राइन कैविटी डैमेज हो जाएगी तो उस वजह से फिर एशरमैन सिंड्रोम दिखेगा, और एशरमैन सिंड्रोम की वजह से हाइपोमिनोरिया या एमिनोरिया वाली कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद पीआईडी जिसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशंस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो गया है पेल्विक एरिया में। साथ में ही डिस्पेरियोनिया, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम जो वुमेन है उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो क्रॉनिक फेज वाले टीबी वाले पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जेनिटल टीबी को किस तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है। अब जैसे कोई वुमेन है तो बहुत लंबे टाइम से प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई कर रही है, ठीक है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। अब प्रेग्नेंट ना हो पाने के बहुत सारे कारण होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको जेनिटल टीबी है तभी वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है उसको, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। स्ट्रेस उसका कारण हो सकता है, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट उसका कारण हो सकता है, पीसीओडी उसका कारण हो सकता है, थायराइड उसका कारण हो सकता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज उसका कारण हो सकता है, ओवरी में कोई डिसफंक्शनिंग हो रही है वो उसका कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन 50 to 60% केसेस में देखा गया है कि जेनिटल टीबी जो है वो कारण है, एक हिडन कॉज है, एक साइलेंट कॉज है इसका इनफर्टिलिटी होने का, ठीक है। तो वुमेन जैसे इनफर्टिलिटी सेंटर में गई, ठीक है, तो वहाँ पे डॉक्टर सबसे पहले उसकी हिस्ट्री को कलेक्ट करेगा, उससे पूछेगा कितना टाइम हो गया आपकी शादी को, कोई मिसकैरेज अबॉर्शन वगैरह तो नहीं हुआ, ठीक है, आपको पहले कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, आपकी फैमिली के किसी को ऐसे इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, सारी की सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेगा। उसके बाद फिर उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेगा कि कोई बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा, जैसे सीबीसी वगैरह चेक करेगा, जो भी ओवरऑल टेस्ट आते हैं सारे के सारे, HIV हो गया, ठीक है, सिफिलिस का टेस्ट करेगा, बहुत सारे टेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन सब सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल, जितने भी टेस्ट होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए वो सारे के सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आ गए वुमेन के, ठीक है। फिर एंड में जाके फिर वो सस्पेक्टेड हो जाते हैं कि कहीं इसको जेनिटल टीबी तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये जो मॉन्टेक्स टेस्ट वगैरह होता है या ये जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है ये उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, उससे उतना पता नहीं लग पाता कि इस पेशेंट को टीबी है, जेनिटल टीबी है या नहीं है। इसके लिए हमें फर्दर और टेस्ट करने पड़ते हैं। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है टीबी को डिटेक्ट करने के लिए आजकल वो है इम्यूनो एसिड टेस्ट, जिसको हम क्वांटिफिरोन टेस्ट बोलते हैं। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट है और 97% इसकी सेंसिटिविटी होती है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभार इसका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता तो उसके बाद फिर डॉक्टर सलाह देते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। अगर वुमेन जो है वो जेनिटल टीबी से अफेक्टेड है तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखने को मिलेगा कि एब्डोमिनल एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, या पेल्विक एरिया का अगर अल्ट्रासाउंड है तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि एडनेक्सल मास बहुत ज़्यादा फॉर्म हुआ पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर कभी कभार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में नॉर्मल आ जाती है, नहीं पता लग पाता, तो उसके बाद फिर डॉक्टर सलाह देते हैं HSG टेस्ट करवाने के लिए। तो HSG टेस्ट किया जाता है यही पता करने के लिए कि ट्यूब में पानी भरा हुआ तो नहीं है, ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, ट्यूब की शेप किस तरीके से है, एंडोमेट्रियम किस तरीके से है, यूट्रस का जो यूट्राइन कैविटी है वो किस तरीके से है, यूट्रस में माल फॉर्मेशन तो नहीं है, वो सब पता किया जाता है HSG टेस्ट के थ्रू। अब कोई अगर पेशेंट है, कोई वुमेन है, अगर उसको जेनिटल टीबी है तो HSG टेस्ट की रिपोर्ट के थ्रू देखने को मिलेगा कि वो जो ट्यूब है वो विडेड फॉर्म में देखने को मिलेगी, विडेड ट्यूब देखने को मिलेगी। विडेड ट्यूब मतलब कि मल्टीपल, जो ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब ना, उसमें मल्टीपल कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे मनकी होती है ना, तो मनकों में ऐसे हम जोड़ के जब मनकों को रखते हैं तो उस तरीके की विडेड फॉर्म वाली ट्यूब देखने को मिलेगी HSG रिपोर्ट में, अगर वो पेशेंट को जेनिटल टीबी है और अगर उसका ट्यूब अफेक्टेड हुआ पड़ा है। साथ में ही गोल्फ क्लब ट्यूब देखने को मिल सकती है। साथ में ही एक और साइन देखने को मिलता है फेलोपियन ट्यूब अगर अफेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं टोबैको पाउच अपीयरेंस। साथ में ही फिर लेड पाइप ट्यूब देखने को मिलेगी, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है ना, ये पूरी की पूरी ऐसे लगेगी कि जैसे बिल्कुल हार्ड है, बिल्कुल सीधी की सीधी है। नॉर्मली जो फेलोपियन ट्यूब क्या होती है ना, वो वेव लाइक फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन अगर ट्यूब अफेक्टेड है, ट्यूब डैमेज है, तो ये बिल्कुल हार्ड जैसी हो जाएगी, इमोटाइल हो जाएगी। तो ये सारे हमें ट्यूब की स्ट्रक्चर्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर जेनिटल टीबी है और उस पर्सन, उस फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो उस बैक्टीरिया से अफेक्टेड हुई पड़ी है। अगर यूट्रस की लाइनिंग इन्वॉल्व है और यूट्रस की कैविटी इन्वॉल्व है तो HSG टेस्ट में उसकी शेप भी एकदम अलग देखने को मिलेगी, जिस शेप को हम बोलते हैं ड्वार्फ्ड यूट्रस। मतलब इसमें जो कैविटी है एकदम ऐसी लगेगी कि बहुत स्मॉल जैसी है और एकदम डिफॉर्म्ड कैविटी देखने को मिलेगी यूट्रस की। साथ में ही T शेप्ड यूट्रस देखने को मिलेगा HSG रिपोर्ट में अगर TB इन्फेक्शन वाला पेशेंट है।
कभी कभार डॉक्टर्स फीमेल्स को बोलते हैं लेप्रोस्कोपी करवाने के लिए। तो अगर फीमेल्स जेनिटल टीबी से अफेक्टेड हैं तो लेप्रोस्कोपी के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ड्राइड ट्री ब्रांच साइन। साथ में बीटेड ट्यूब देखने को मिलेगी और साथ में बहुत सारे ऐसे वाइट ट्यूबरकल्स देखने को मिलेंगे। कभी कभार डॉक्टर एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करते हैं यह जानने के लिए कि कहीं कोई कैंसर का स्टेज तो नहीं फॉर्म हो रहा है। तो ये सारे डायग्नोसिस होते हैं जो डॉक्टर्स करते हैं जेनिटल टीबी को डिटेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट बात आती है ट्रीटमेंट की। तो जो ड्रग्स ट्रीटमेंट के लिए पल्मोनरी टीबी वाले पेशेंट्स को दी जाती है वही सेम ड्रग्स जो है वो जेनिटल टीबी वाले पेशेंट्स को दी जाती है। ये कोर्स जो होता है ड्रग्स का वो 6 मंथ्स का होता है। 6 मंथ्स के स्टार्टिंग के 2 मंथ में जो है वो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और पायराजिनामाइड ड्रग्स दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ के लिए आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन ड्रग्स जो है वो दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पायराजिनामाइड मेडिसिन को टॉलरेट नहीं कर सकते तो उनको आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन मेडिसिन दी जाती हैं 9 मंथ के लिए। अब नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है इसके लिए वो होता है लिम्फोसाइट इम्यून थेरेपी। ये एक तरीके की एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट है जो 6 to 8 मंथ तक पेशेंट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है रिस्टोरेटिव सर्जरी। अब जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ये इतने गंदे तरीके से कभी कभार यूट्रस को या जेनिटल पार्ट्स को डैमेज कर देता है कि जिसकी वजह से सर्जरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में मेरा इतना ही कहना है कि किसी भी चीज़ से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो बस बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी।